हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीटेक पॉली पर। आज की इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग एंड बीएमसीई के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टोन को। तो आज हम स्टडी करेंगे स्टोन की दोस्तों। तो स्टोन की सबसे पहले हम थ्योरी की बात करेंगे। हालांकि इसकी थ्योरी का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी भेज चुका हूं, बट उसमें से भी हमें क्या क्या मेन पढ़ना है जिससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम भी बहुत पास हैं। तो मैं आपको पिन पॉइंट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन्हीं को आपको याद करना है, उसी से हमारे एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोन को। तो बात करें दोस्तों स्टोन की, स्टोन मतलब हिंदी में इसको हम पत्थर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पत्थर मिलते कहाँ से हमें। तो आप सभी जानते हैं कि पत्थर जो होते हैं हमारे वो चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? चट्टानों से हम तोड़ करके पत्थर को लाते हैं। डेट मीन्स चट्टान को इंग्लिश में रॉक बोलते हैं। तो रॉक से हमारे स्टोन प्राप्त होते हैं। और रॉक कहाँ से मिलती है हमें? तो रॉक दोस्तों हमारी खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। खनिज मतलब मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। तो प्रकृति में हमारे पास मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं मिनरल्स। जो मिनरल होते हैं ये नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज जब कई सारे खनिज एक पास इकट्ठा हो जाते हैं तो वो चट्टान बना देते हैं, यानी रॉक का निर्माण करते हैं, चट्टान का निर्माण करते हैं। और इन चट्टानों के टूटने फूटने से ही क्या मिलता है हमें? स्टोन प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं? तो स्टोन कहाँ से मिला है? रॉक से। रॉक कहाँ से बनी है? मिनरल से। तो इस तरह से हमें सबसे पहले पढ़ना होगा मिनरल के बारे में, यानी खनिजों के बारे में, कि खनिज हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रॉक के बारे में कि किन खनिजों को आपस में मिलाने से कौन सी रॉक का निर्माण होगा। रॉक के टाइप देखेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे स्टोन की। समझ पा रहे हैं सभी? तो इस तरह से क्रम में है हमारे तीनों टॉपिक। तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम इसको ताकि क्लास बड़ी भी ना हो और हम समझ भी सकें। बहुत आराम से समझना है, बिल्कुल फ्री स्ट्रेस आपको। ठीक है, समझ में आ जाएगा इजीली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? मिनरल की, यानी खनिज के बारे में। तो आपको मैंने बताया खनिज प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में। और इनसे मिलकर के क्या होता है? रॉक का निर्माण होता है। इतना समझ आया? इसके बाद अब दोस्तों क्वेश्चन जो बनता है हमारा मिनरल का, खनिज का, वो डेफिनेशन तो पूछता नहीं है, लेकिन हमसे क्या कहता है? हमें 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है बताइए इनमें से कौन सा खनिज है, या फिर ये कह देगा इनमें से कौन सा खनिज नहीं है। तो प्रकृति में हजारों खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। उनमें से भी मैंने आपके सामने लिखे तो कई सारे हैं, लेकिन मेन जिनको अंडरलाइन कर रखा है सिर्फ इन्हीं को याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मिनरल के नाम के, खनिज के नाम हमें याद करने हैं। देखिए मैंने क्रम में लिखे हैं, ABCD के क्रम में। सबसे पहले हमारा ए आता है, A फॉर हो गया एपेटाइट। पहला क्या होता है हमारा? एपेटाइट होता है। बी से हमने यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मिनरल नहीं लिया है, इसलिए हम सी से याद रखेंगे। फिर सी से कौन सा? हमारा कैल्साइट। इसके बाद डी से है डोलोमाइट। 3 याद हो गए, एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट। हिंदी में भी इनके नाम यही होते हैं, तो आप इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं, एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट। इसके बाद चौथा दोस्तों ये फेल्सफार भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना, फेल्सफार। ठीक है, फेल्सफार और फ्लोराइट, दो हमारे एफ से होते हैं। कौन कौन से? फेल्सफार और फ्लोराइट। आपने क्लोराइट का नाम सुना, यहाँ फ्लोराइट है, याद रखेंगे। ठीक है, फेल्सफार, फ्लोराइट। इसके बाद हमारा जिप्सम आता है। जिप्सम वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिप्सम के बारे में एक और खास बात बताएंगे आपको आगे हम। जिप्सम के बाद एक माइका याद रखना, माइका। और अगला याद रखना क्वार्ट्ज। क्या? क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज। क्लियर ना? तो ये कुछ मिनरल के नाम हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। इनसे क्वेश्चन जब बनेगा आपका इनमें से कौन सा खनिज नहीं है, तो अगर आपको ये दिखाई देंगे तो कह देंगे खनिज है, बाकी जो नहीं होगा इनमें से वो आपका कह देंगे ये खनिज नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? इस तरह का इससे क्वेश्चन बनता है। तो इनके नाम याद हो जाएंगे, एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, फेल्सफॉर, फ्लोराइट, जिप्सम, माइका, क्वार्ट्ज। ठीक है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे, आपको इजीली याद हो जाएंगे। और एक बार हम पढ़ लेते हैं चीज़ों को तो ऑप्शन में देख के हमें आसानी से याद आ जाते हैं। इतना समझ आया? अब इसके बाद बात करते हैं मिनरल में, सिर्फ इतना ही पढ़ना था, इसकी डेफिनेशन और कुछ मिनरल्स के नाम हमें याद रखने थे। अब बात करते हैं रॉक की। मिनरल हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? रॉक की, चट्टान के बारे में। तो चट्टान आप सभी जानते हैं, चट्टानों का निर्माण खनिजों से मिलकर के हुआ है। अब चट्टान दोस्तों हमारी 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, 2 टाइप की। कौन कौन सी होती हैं 2 टाइप की? तो एक होती है हमारी मोनो मिनरलिक रॉक। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं एकल खनिजीय चट्टान, यानी ऐसी चट्टान जो एक खनिज से मिलकर बनी होती है। मोनो मतलब होता है एक। ठीक है, और मिनरल मतलब खनिज होता है, मोनो मिनरलिक रॉक। ठीक है, एकल खनिजीय चट्टान।
समझ आ रहा है। दूसरी होती है हमारी पॉली मिनरलिक रॉक। पॉली मतलब बहु, बहु मतलब बहुत सारे खनिज जिसमें होते हैं, तो बहु खनिजीय चट्टान होती है ये, यानी जो एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती है। तो दोनों चट्टान के नाम आपको याद रखने हैं। अब इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने डेफिनेशन इसकी पहले ही बता दी। मोनो मतलब एक होता है, मिनरल मतलब खनिज होता है। तो वे चट्टानें जो केवल एक ही खनिज से मिलकर के बनी होती हैं मोनो मिनरलिक रॉक कहलाती हैं। इतना समझ आया। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है। जिप्सम, तो मैं आपसे बात कर रहा था दोस्तों जिप्सम की। तो जिप्सम जो होती है हमारी चट्टान भी होती है, मिनरल भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब एक साथ बहुत सारी जिप्सम एक पास इकट्ठा हो जाती है तो वो चट्टान का निर्माण कर लेती है। ठीक है, जिप्सम और मैग्नेसाइट ये दोनों आपके खनिज भी हैं और चट्टान भी हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा खनिज नहीं है, और अगर उसमें आपका खनिज दे रखे हों और ये जिप्सम भी दे रखा हो, और अगर जिप्सम के अलावा और चट्टान होंगी तब तो ये खनिज की तरह काम करेगा, और कोई चट्टान ना हो ऑप्शन में, सभी मिनरल ही दे रखे हों, तो उस केस में इसको आप चट्टान की तरह से समझ लेंगे। समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन देख के इजीली समझ में आ जाएगा आपको। मतलब ये दोनों का काम करेगा, चट्टान का भी मिनरल का भी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, जेई तक में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसके। तो मैं आपको इस जिप्सम पे 2-3 क्वेश्चन है, इनमें से पूछता है इनमें से कौन सा रॉक है, इनमें से कौन सा मिनरल है, तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे जिप्सम और मैग्नेसाइट रॉक भी होते हैं और मिनरल भी होते हैं, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ये अब हमारे मोनो मिनरलिक रॉक होती हैं। क्लियर ना? आगे बात करते हैं क्या, बाकी इन दोनों को छोड़कर जितनी भी रॉक है ना आपकी, जितनी भी चट्टानें हैं, वे सभी आपकी पॉली मिनरलिक रॉक हैं। ठीक है, यानी जो एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती है। एक से अधिक का मतलब क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो वे रॉक्स जो 2 या 2 से अधिक मिनरल से मिलकर बनी होती हैं पॉली मिनरलिक रॉक कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, नीचे हम बहुत सारी चट्टान पढ़ेंगे, तो उनमें से आप किसी का भी नाम लिख दीजिएगा। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, है ना, बहुत सारी चट्टान आएंगी, या 2 याद रख सकते हैं आप, क्या? ग्रेनाइट और बेसाल्ट याद रहेगा। तो आपको 2 तरह की चट्टान तो ये समझ आ गई। ठीक है ना, कौन कौन सी? एक तो एक खनिज से मिलकर बनी होती है, वो होती है मोनोमिनरल। दूसरी 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती है, वो होती है पॉलीमिनरल। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद हम एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, क्या? जो आपका प्योर जिप्सम होता है और मैग्नेसाइट होता है, ये खनिज भी है एंड रॉक भी है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम खनिजों के कुछ गुण के बारे में। ठीक है, खनिजों की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, बहुत सिंपल है, इनसे क्वेश्चन हालांकि डिप्लोमा में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। क्लीवेज मतलब क्या होता है? क्लीवेज का मतलब होता है दोस्तों, कोई चट्टान है आपकी, अगर हम उस चट्टान को अलग अलग किसमें, अलग अलग समतल में बांट सकें तो उसको हम कहेंगे वो क्लीवेज है उसका। ठीक है, समतल से मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये कोई चट्टान आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको अलग अलग लेयर्स में बांट देंगे, जैसे अलग अलग लेयर्स मतलब एक लेयर हो गई, इसकी दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से परत के रूप में अगर हम बांट देते हैं, जिस गुण की वजह से किसी चट्टान के को परत की तरह से माप लेते हैं, उसी को हम क्लीवेज कहते हैं। समझ पा रहा? तो यही यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ। क्लीवेज मतलब क्या है? किसी खनिज का वह गुण है जिसके द्वारा खनिज के क्रिस्टल फलक के समांतर अलग अलग समतल में होने की क्षमता को मापता है। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पर नीचे याद भी रखना है क्या, कि जो क्वार्ट्ज होता है उसमें क्लीवेज का गुण नहीं होता। क्वार्ट्ज जो आपका खनिज है, हम उसको अलग अलग समतल में नहीं बांट सकते, जबकि माइका को हम अलग अलग उसमें लेयर्स में बांट सकते हैं। क्लियर ना? तो क्लीवेज क्या हो गया? लेयर्स में बांटने की क्षमता को मापना, वो क्लीवेज होता है। स्ट्रीक मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्रीक मतलब होता है यहाँ पर कलर। किसी भी खनिज को अगर हम पीस दें तो खनिज चूंकि हमारे खनिज जो होते हैं ढेले के रूप में होते हैं, और उनको अगर हम पीस देंगे तो पाउडर की फॉर्म में उनका जो कलर होता है उसी को हम स्ट्रीक कहते हैं। तो एक बार कैल्साइट का स्ट्रीक हमसे पूछा गया था, तो कैल्साइट का स्ट्रीक कैसा होता है? स्ट्रीक मतलब यहाँ पर कलर है, तो कैल्साइट जो होता है हमारा सफ़ेद होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे आप सभी कि खनिज को पीसकर पाउडर की फॉर्म में जो उसका कलर होता है उसी को हम स्ट्रीक कहते हैं। कैल्साइट का जो स्ट्रीक होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसकी? लस्टर। लस्टर क्या होता है दोस्तों? लस्टर मतलब चमक होता है। लस्टर मतलब क्या हो गया? चमक। तो आप किसी भी खनिज को अगर आप सूरज की रोशनी में रख देंगे, यानी प्रकाश की उपस्थिति में खनिज की जो चमक होगी उसको हम कहते हैं लस्टर। समझ पा रहे हैं? तो जो हमारा क्वार्ट्ज होता है ना, वो दोस्तों ग्लास की तरह से चमकता है। ठीक है, ग्लासी कलर होता है उसका, ग्लासी चमक होती है उसकी, ग्लास के जैसी। तो क्वार्ट्ज का लस्टर क्या होता है? ग्लासी होता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ आए, ये सब खनिज के क्या हैं? गुण हैं। आपने क्लीवेज समझ लिया, लेयर्स में हम बांट सकते हैं क्लीवेज के कारण। स्ट्रीक मतलब उसका कलर हो गया,
लस्टर मतलब चमक हो गई। हार्डनेस मतलब कठोरता होती है। हार्डनेस हम किसी भी स्टोन की या खनिज की कैसे पता करते हैं, जैसे अगर ये खनिज है तो इस खनिज के ऊपर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर एब्रेशन करते हैं, मतलब इसको खुरचते हैं ऊपर से। तो खुरचने पे जो आसानी से खुरच जाता है वो मुलायम होते हैं, जो आसानी से नहीं खुरचता है वो हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट की डेफिनेशन। हार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर बल लगाएंगे तो वो टूटेगा नहीं। हार्ड का मतलब खुरचने में, अगर आप उसको खुरचेंगे चाकू से या नाखून से तो आसानी से वो आपका खुरचा नहीं जा सकता अगर वो हार्ड होगा तो। ठीक है ना। तो सबसे हार्ड पूरे नेचर में सबसे हार्ड कौन सा मिनरल है आपका, तो डायमंड दोस्तों सबसे हार्ड होता है। खनिज क्या है, ये जो आपका डायमंड मतलब हीरा जो होता है वो सबसे हार्ड होता है। तो किसी भी खनिज की हार्डनेस हम कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए एक स्केल बनाया था मोहर ने। ठीक है, तो मोहर्स स्केल कहते हैं इसको, MOHRS करना मोहर्स हो जाएगा। ठीक, मोहर्स स्केल। तो इसको मोहर्स स्केल से हम मेजर करते हैं। इस जैसे आपसे बस 2 ही क्वेश्चन याद रखने, एक तो क्या कि हार्डनेस किससे पता करेंगे, मोहर्स स्केल से पता करेंगे। ठीक है, अब सबसे कम हार्डनेस वाला खनिज कौन सा है हमारा, मटेरियल कौन सा, तो वो टाक होता है, TALC, टाक पढ़ते हैं इसको। टाक की हार्डनेस बहुत कम होती है, 1 होती है सिर्फ। ठीक है, 1 मतलब दोस्तों यहाँ मोहर स्केल के निशान है ये सब, 1 2 3 इस तरह से। तो मोहर स्केल पर जो 1 बता देगा आपका जो भी मिनरल, उसकी हार्डनेस 1 हो जाएगी, जो 2 बताएगा उसकी 2 हो जाएगी। तो मैंने क्रम से 10 के 10 लिखे हुए हैं, आपको 10 याद नहीं करने हैं, हालांकि पूछ ले तो याद कर लीजिएगा आप, लेकिन आपको पहला और लास्ट याद रखना है। वैसे मेनली पहला मुलायम होता है सबसे ज़्यादा, टॉक होता है, सबसे हार्ड डायमंड होता है, याद रहेगा। बाकी जिप्सम की जो हार्डनेस है वो 2 होती है। कैल्साइट, माइका और ये सर्पेंटाइन जो होता है, SUR आएगा यहाँ, सर्पेंटाइन मिस्टेक लिखा है, गलत लिखा है बच्चे ने, सर्पेंटाइन। ठीक है, SURPENTINE, सर्पेंटाइन की 3, फ्लोराइड की 4, एपेटाइट 5, फेल्सपार 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज जो होता है वो 8 होती है उसकी, कोरंडम की 9 होती है एंड डायमंड की 10 होती है। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, ये हमारे मिनरल की कुछ क्वालिटी थी, कुछ गुण थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब रॉक का क्लासिफिकेशन करेंगे। हमने पीछे टाइप तो देखे थे, 2 थे, एक जो एक खनिज से मिलकर बना होता है और दूसरा क्या था जो एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको जितनी बार इंपॉर्टेंट किया जाए आप उतनी बार इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, बिकॉज जो आपका BMCE और जनरल इंजीनियरिंग है उसके सिलेबस में यही टॉपिक है जो सबसे मेन दे रखा है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ध्यान से समझेंगे। पहले तो क्लासिफिकेशन का मतलब है चट्टान को 3 तरह से बांटा गया है। ठीक है, 3 तरह से इसको क्लासीफाई किया गया। कैसे कैसे, एक तो इसका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। जियोलॉजिकल का मतलब होता है भूगर्भीय वर्गीकरण, यानी जमीन का जो जमीन के हिसाब से जमीन की स्थिति कैसी है उसके हिसाब से इसका निर्माण किया गया। जमीन के अंदर चट्टान बन रही है, जमीन के बाहर चट्टान बन रही है, किस तरह से बन रही है उसके हिसाब से इसको हम जियोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है ना, भूगर्भीय चट्टान। आगे हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल मतलब रासायनिक क्लासिफिकेशन है, यानी इनमें कौन कौन से केमिकल मिले होते हैं उनके हिसाब से चट्टान को अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। और तीसरा हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। कौन सा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो 3 तरह से क्लासीफाई किया है। इन तीनों तरह से क्लासीफाई करने पर किस किस टाइप की चट्टानें आपको मिलती हैं, तो जो हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसके 3 टाइप होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। हिंदी होती है इग्नियस को आग्नेय चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट्री को हम परतदार चट्टान या फिर तलछटी चट्टान कहते हैं, मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित चट्टान कहते हैं। हिंदी आपको नीचे दिखाई दे जाएगी जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा उस समय, वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो जियोलॉजिकल के 3 टाइप हो गए। ऐसे ही केमिकल क्लासिफिकेशन के भी 3 टाइप हैं, सिलीसियस, आर्जिलिसियस और कैलकेरियस। सिलीसियस मतलब सिलिका में चट्टान जो सिलिका से मिलकर बनी होती हैं, आर्जिलिसियस मतलब मृत्तिका में चट्टान जो मिट्टी से मिलकर बनी होती हैं, कैलकेरियस मतलब चूना में चट्टान जिनमें चूना की मात्रा ज़्यादा होती है। 3 ही हो गए। एंड फिजिकल में केवल 2 ही होते हैं, एक आपका परतदार होता है, दूसरा अपरतदार होता है। यानी एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड, दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड, यानी स्तरीय और अस्तरीय चट्टान है। समझ आया। तो इनके क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स आपको एक तो याद रखने हैं इस तरह से। इसके बाद हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। पहले हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आग्नेय चट्टान कि हमारी इग्नियस रॉक क्या होती हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान किसके अंदर आता है, तो ये आता है दोस्तों किसके अंदर, ये आता है हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, पहला टाइप आग्नेय।
आग्नेय का मतलब क्या, आग से मतलब समझ रहे हैं आप, आग निकलेगी जमीन के अंदर से। अब आग कैसे निकलती है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, सिंपल है बिल्कुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं आपको कोई थ्योरी मत पढ़िएगा, भी ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी ज़मीन है दोस्तों, ये क्या आपकी ज़मीन है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है। अब आप जैसे जैसे ज़मीन के अंदर जाते हैं, आप सभी को पता है इसका टेम्परेचर ज़मीन के अंदर बढ़ता जाता है। आप जितना नीचे जाएंगे ना, टेम्परेचर आपका उतना ही बढ़ता जाएगा ज़मीन के अंदर जाने पर, ठीक है ना। टेम्परेचर और प्रेशर भी बढ़ता है, तो ताप और दाब नीचे जाते हुए बढ़ता है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, आपका टेम्परेचर हाई रहता है, मतलब इसका बॉडी का नीचे ज़मीन के अंदर। अब ज़मीन के अंदर बहुत सारे खनिज हैं हमारे। जब क्या होता है, कई बार टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो ज़मीन के अंदर जो भी खनिज है ना, वो ताप बढ़ने की वजह से पिघलने लगते हैं, और पिघल जाते हैं जब खनिज आपको, तो खनिज की पिघली अवस्था को मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा, मैग्मा, समझ पा रहे हैं ना। तो ज़मीन के अंदर जब, ये आपने उसमें ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, भूगोल में, ज़मीन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है खनिजों का, तो हाई टेम्परेचर की वजह से खनिज पिघल जाते हैं, और पिघली अवस्था को मैग्मा कहते हैं। यहाँ पर नीचे पिघला हुआ है कुछ आपका मटेरियल, उसको हमने कह दिया मैग्मा। अब जब कई बार क्या होता है, जब उथल पुथल होती है ज़मीन के अंदर, कुछ भूकंप आ गए, कुछ भी जो दुर्घटना हुई, ज्वालामुखी फूटते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उस केस में ये जो मैग्मा था नीचे, ये यहाँ से जब उथल पुथल होने की वजह से ये मैग्मा ऊपर आ जाता है ज़मीन के ऊपर, यहाँ से ज़मीन के ऊपर आ जाता है यहाँ पर। तो जब ये ज़मीन के ऊपर आकर के जम जाता है, तो इसको हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं इसको, लावा कहते हैं। ये ज़मीन के ऊपर भी आ जाता है, कई बार क्या होता है यहाँ से उठ कर अंदर ही रह जाता है, इस तरह से रहता ज़मीन के अंदर ही, लेकिन कुछ गहराई पर रह जाता है, लेकिन ये क्या होता है, लावा होता है। तो आपको इतना समझ आ गया, अंदर मैग्मा होता है, बाहर आकर के वो लावा बन जाता है। तो यही थ्योरी में लिखा है, रीड करेंगे जल्दी जल्दी। पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। अधिक गहराई में जाने पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण खनिज पिघलकर मैग्मा का निर्माण करते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के अनियमित परिवर्तन के कारण अत्यधिक ताप तथा दाब पर जब मैग्मा लावा के रूप में पृथ्वी के केंद्र से सतह पर आ जाते हैं, तो मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर या इससे नीचे ठंडा होकर जमने से जो चट्टान बनती है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। समझ पा रहे हैं कौन सी रॉक कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं साथियों। समझ आया सभी को। अब देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट भी लिखे हैं। इग्नियस रॉक के अलग अलग नाम होते हैं, किस किस नाम से हम जानते हैं इग्नियस रॉक को। तो पहला है हमारा इग्नियस रॉक का नाम इरुप्टिव रॉक। क्या कहते हैं, इरुप्टिव रॉक भी कहते हैं इसको। इरुप्टिव मतलब ज्वालामुखी होता है, यानी वॉल्केनिक, ठीक है। दूसरा हम इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि पहली रॉक है, ये सबसे प्रथम रॉक है, तो इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। तीसरा दोस्तों ये अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं, यानी परत नहीं होती इनमें अलग अलग, ये हमारी बहुत कठोर होती हैं, ठीक है ना, इनकी लेयर्स नहीं होती, पत्थर पाए जाते हैं बड़े बड़े, इन्हीं से मिलते हैं। तो ये कैसी होती है हमारी, ये अपरतदार होती हैं। इनके 3 नाम भी आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद अब हम इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं। आप ध्यान से डायग्राम यहाँ देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को। इस डायग्राम में आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है क्या, कि यहाँ पर आप देखें नीचे मैग्मा था, ये वाला क्या आपका मैग्मा है ये। जब ये मैग्मा क्या हुआ, ऊपर आ गया आपका, ठीक है। मैग्मा यहाँ से पिघलेगा, पिघलने के बाद ये 2-3 जगह जम सकता है। एक तो आपका यहाँ पर जम गया, थोड़ी ऊपर ही उठा, बस यहीं पर रुक गया, ठंडा होने लगा। अगला फिर आपका ज़मीन की सतह के बिल्कुल नीचे जम गया, और एक ज़मीन की सतह के बाहर आकर के जम गया। तो बाहर जो ज़मीन के सतह के आके जमती है आपकी इग्नियस रॉक, उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब बाहरी चट्टान, ठीक है, ये बाहर आके जमा, ये पृथ्वी का सरफेस है, इसके बाहर जम गया वो एक्सट्रूसिव। जो अंदर जमेंगे उनको इंट्रूसिव कहेंगे, ठीक है। इंट्रूसिव में 2 होते हैं, एक तो पृथ्वी की सतह से कम गहराई पर जमते हैं, उनको हाइपोबैसल कहते हैं, HYPOBASSEL, ठीक है, हाइपोबैसल, हाइपोबैसल रॉक। समझ पा रहे हैं। हालांकि नीचे इनकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे। पहले आपको क्या याद रखना है कि पृथ्वी की सतह के बाहर आकर के अगर हमारा मैग्मा ठंडा हो जाता है लावा की फॉर्म में, तो ये आपकी एक्सट्रूसिव रॉक होती है, यानी आपकी बाहरी आग्नेय चट्टान होती है। दूसरा, अगर ये अंदर जमते हैं तो इनको हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, आंतरिक चट्टान कहते हैं। इंट्रूसिव के 2 टाइप होते हैं। अगर पृथ्वी की सतह से कम गहराई पर जमते हैं तो उसको हम हाइपोबैसल रॉक कहते हैं। हाइपो मतलब HYPO, बैसल मतलब BASSEL, बैसल, हाइपोबैसल रॉक, ठीक है। और अगर अधिक गहराई पर ही जम जाते हैं ये वाले, यानी यहाँ से मैग्मा उठा यहीं पे जम गया, थोड़ी ऊंचाई पे जाके यहाँ, तो पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई पे जमते हैं, इसको प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। कौन सी, प्लूटोनिक,
ठीक है, PLUTONIC, प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 आपके इग्नियस के टाइप हो गए, एक्सट्रूसिव, हाइपोबैसल, प्लूटोनिक। समझ आ रहा है इतना? अब देखिए कि करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। इग्नियस रॉक क्या होगी आपकी? एक तो एक्सट्रूसिव थी। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर जमी हुई थी, सतह के बाहर, इसको दोस्तों हम सतह के बाहर जो जमी थी इसका नाम क्या होता है हमारा? वोल्केनिक रॉक भी होता है इसका नाम, वोल्केनिक। जो सतह के बाहर आके जमी है उसको वोल्केनिक कहते हैं। वोल्केनिक का एग्जाम्पल याद रखना बेसाल्ट होता है, हालांकि नीचे भी लिखवाएंगे आपको। वोल्केनिक जो होता है कौन सा होता है? बेसाल्ट। तो वोल्केनिक से जो हमें चट्टान, जो हमारा पत्थर प्राप्त होता है वो बेसाल्ट पत्थर कहलाता है। यानी इग्नियस रॉक जब बाहर आके जमती है उसको हम वोल्केनिक भी कहते हैं, एक्सट्रूसिव भी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? बेसाल्ट होता है। समझ पा रहे हैं? एंड इसके बाद जो हमारी अंदर जमी है इंट्रूसिव है। इनके 2 टाइप थे आपके, हाइपोबैसल था और प्लूटोनिक था। तो जो ग्रेनाइट चट्टान होती है वो हमारी प्लूटोनिक होती है। कौन सी? ग्रेनाइट। आगे भी आपको मैं बताऊंगा दोबारा से फिर से। ग्रेनाइट चट्टान हमारी प्लूटोनिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इग्नियस के टाइप। आग्नेय चट्टान में क्या था दोस्तों? एक तो ये क्या हुई थी? बाहर जमा हो गई थी, एक्सट्रूसिव, इसका नाम क्या होता है? वोल्केनिक होता है। दूसरा इंट्रूसिव, अंदर जमी थी, अंदर कम गहराई पर जमी थी तो नाम था इसका हाइपोबैसल। और अगर ये बाहर जम गई मतलब अधिक गहराई पर जमी थी तो इसका नाम था प्लूटोनिक। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। पहला हमारा वोल्केनिक है यानी एक्सट्रूसिव। ये लिखा है मैग्मा यदि पृथ्वी की सतह के ऊपर ठंडा होकर इग्नियस रॉक का निर्माण करता है तो उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक को हम वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है बाहर वाले का? बेसाल्ट आपको मेन याद रखना है। बाकी 3 एग्जाम्पल है इसके, बेसाल्ट, ट्रैप और प्यूमस, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हैं वोल्केनिक रॉक के। समझ पा रहे हैं? इसके बाद अंदर जमी थी उनको इंट्रूसिव रॉक कहा था। मैग्मा यदि पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होकर होता है तो इससे बनी चट्टान को हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, या फिर आप कह देंगे क्या? हाँ, इंट्रूसिव के बाद 2 टाइप है, नीचे अलग अलग पढ़ लेंगे उनको। इनमें कौन कौन से थे? एक आपका हाइपोबैसल था। हाइपोबैसल मतलब जो कम गहराई पर जम रहे थे ना, यानी पृथ्वी की सतह से नीचे कम गहराई पे मैग्मा के ठंडा होने से बनी चट्टान को हम हाइपोबैसल चट्टान कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है हाइपोबैसल का? डोलेराइट और माइक्रोग्रेनाइट। माइक्रो मतलब छोटे ग्रेनाइट जो होते हैं वो आपके हाइपोबैसल होते हैं। अगर आपकी चट्टान बहुत ज़्यादा नीचे अधिक गहराई पर जमती है, यानी पृथ्वी की सतह से नीचे अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनी चट्टान क्या कहलाती है? आपकी प्लूटोनिक कहलाती है। प्लूटोनिक में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? ग्रेनाइट सबसे मैंने याद रखना, बाकी आपका साइनाइट और गैब्रो और पेग्मेटाइट ये भी होते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको मेन एक एक एग्जाम्पल सभी का याद कर लेना है। उम्मीद करते हैं आपको ये इग्नियस के बारे में समझ आ गया होगा। पृथ्वी के सतह से ऊपर जमी थी, अब ये 3 जगह जमा हुई है आपकी। कहाँ का जमा हुई है आपने देख ही लिया, बाहर जमा हो गई एक्सट्रूसिव, वोल्केनिक कह देंगे इसको, एग्जाम्पल बेसाल्ट था आपका। एंड अगर अंदर जमा होगी कम गहराई वाले को हाइपोबैसल कहेंगे, अधिक गहराई वाले को प्लूटोनिक कहेंगे, ठीक है। हाइपोबैसल का एग्जाम्पल डोलेराइट था और प्लूटोनिक का ग्रेनाइट था। याद हो गया? आप देख लीजिएगा एक बार और, आपको थ्योरी से इजीली याद हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक? अब इसके बाद आगे बात करते हैं। हमारा इग्नियस खत्म हुआ। दूसरा टाइप था हमारा सेडिमेंट्री रॉक, यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेडिमेंट्री रॉक, तल छटी चट्टान या फिर अब इसको कहते हैं अबसादी चट्टान, ठीक है। तल छटी का मतलब तल के छटने से बनेगी। ये तल कब छटेगा? टूट फूट होगी, उनमें विघटन होगा। तो जो हमारी आग्नेय चट्टान थी दोस्तों, कौन सी? आग्नेय चट्टान। तो वे चट्टान जो आग्नेय चट्टान के विघटन या टूट फूट से अवसाद के रूप में, अवसाद मतलब टूट फूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में दूसरी जगह जाकर के फिर से इकट्ठा हो गई, तो वो चट्टान आपकी कौन सी होंगी? वे आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं दोस्तों। कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। सेडिमेंट्री के भी 3 टाइप हैं, जैसे आपने अभी ऊपर देखा था इग्नियस के टाइप देखे थे, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। इसी तरह से ये भी 3 टाइप की होती हैं आपकी। क्या क्या? एक केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक होगी, एक ऑर्गेनिक डिपॉजिट होगी, एक आपकी फ्रेगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक होगी। केमिकल डिपॉजिट मतलब जो केमिकल एक्शन की वजह से चट्टानें इकट्ठा हो जाएंगी वो केमिकल डिपॉजिट, जो ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ डिपॉजिट होती है वो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री, और फ्रेगमेंटल में क्या आएंगे आपके? केमिकल ऑर्गेनिक के अलावा आपका जो डिकम्पोज हो जाती हैं वो फ्रेगमेंटेड हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है आपके सामने। अब थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि 25 पेज है, अभी 6 पेज पढ़ पाए हम, ठीक है। इस रॉक का जो निर्माण होता है दोस्तों वो क्या होता है? ये कणों के अवक्षेपित यानी प्रेसिपिटेशन से होता है, या आप कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन की वजह से होगा इनका निर्माण, ठीक है। जिप्सम केमिकल कौन कौन से होंगे आपने पढ़ा है? चूना पत्थर पढ़ा है आप सभी ने, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एक तो आपका लाइमस्टोन, ठीक है। जिप्सम जो होता है इसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, CaSO4,
इंटू 2H2O, ठीक है, इंटू 2H2O, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट, ये सब केमिकल है। तो मेन आपको याद रखने हैं, इसमें दो तो मैंने याद करने ही करने हैं, कौन कौन से, आपका जिप्सम और लाइमस्टोन। इसके अलावा डोलोमाइट भी आप याद कर सकते हैं, कंकर और मैग्नेसाइट ये भी होते हैं इनके एग्जाम्पल। तो शुरू के 3 आप याद कर लेना जो मैंने आपके सामने टिक किया है, जिप्सम, डोलोमाइट और लाइमस्टोन। ये किसके एग्जांपल हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक में आपके केमिकल डिपॉजिट वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं, कार्बनिक जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, जो आपके पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, जड़ें होते हैं, सड़े गले और मटेरियल्स होते हैं आपके, कोई मृत पशु पक्षी हो गए, उन सब से मिलकर के जो चट्टान बनेंगे। यानी इस रॉक का निर्माण समुद्री जीवों या पौधों के अवशेषों के जुड़ने से होता है, ठीक है। अवशेष मतलब पौधों के पत्ते हो गए, जड़ें हो गई, टूटी लकड़ी वगैरह हो गई, सड़े गले पदार्थ हो गए, जीव जंतु हो गए मृत, इन सबको मिला करके चट्टान आपकी ऑर्गेनिक बन जाएंगी, ठीक है। ऑर्गेनिक बहुत कम स्ट्रेंथ वाली होती है, जैसे सेल हो गया, आपका चाक हो गया, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है, ये आपकी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका आता कौन सा, फ्रेगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक। फ्रेगमेंटल मतलब क्या हो गया, आपका जो डिकम्पोजिशन से होती है, विघटन से होती है, ठीक है। इसमें आपका सैंडस्टोन और ग्रेवल आता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनको मैंने अलग अलग तो क्लासीफाई कर दिया, बट सबको मिला करके ये सब है सेडिमेंट्री का ही टाइप। अगर आपसे पूछे सैंडस्टोन कैसा है, सेडिमेंट्री है, ग्रेवल भी आपका सेडिमेंट्री है। इसके अलावा आपसे पूछे सेल और चाक, ये भी कैसे हैं, सेडिमेंट्री हैं। इसके अलावा जिप्सम, डोलोमाइट, कंकर, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन, ये सब सेडिमेंट्री के टाइप हैं, ठीक है। ऊपर जो हमने पढ़े थे इग्नियस के, वो कौन से थे, बेसाल्ट था, ग्रेनाइट था, डोलेराइट था, ये सब आपके इग्नियस थे। तो इस तरह से इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक पास लिख करके आप याद करेंगे तो आपको हेल्प होगी काफ़ी। तीसरा टाइप है हमारा मेटामॉर्फिक। अब हमारा इसके बाद जियोलॉजिकल कंप्लीट हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक को कहते हैं क्या, कायांतरी चट्टान, काया बदल जाएगी अब इस चट्टान की। जो हमने ऊपर देखी थी 2 टाइप की, इग्नियस और सेडिमेंट्री, जब इनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा ताप और दाब पर, यानी आपकी आग्नेय चट्टान है और आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर का, तो उस केस में क्या होगा, इनका रूप बदलने लग जाएगा, चट्टान आपकी सिकुड़ सकती है, फैल सकती है ना। तो जब इनके रूप में परिवर्तन होता है अत्यधिक ताप तथा दाब पर, यानी अत्यधिक ताप तथा दाब के कारण सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक के स्वरूप में परिवर्तन होने से बनी चट्टान को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। कौन सी, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो बनती है वो सेडिमेंट्री और इग्नियस से ही बनेंगी। हमने पहले पढ़ा इग्नियस, इग्नियस हमारा कहाँ से बना था, ज्वालामुखी के फूटने से बनी थी। जो जमीन के अंदर मैग्मा था वो क्या हुआ, जमीन के सतह के बाहर आ गया या अंदर ही दूसरी जगह जमा होकर ठंडा हो गया, वो इग्नियस थी। इग्नियस के टूटने फूटने से सेडिमेंट्री रॉक बन गई थी। अब इन दोनों के काया में परिवर्तन होने से मेटामॉर्फिक बन जाती है, ठीक है ना, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। अब मेटामॉर्फिक बनी है तो हमने पढ़ा था इग्नियस में भी हमने कई सारे एग्जांपल पढ़े थे, बेसाल्ट पढ़ा था हमने, ग्रेनाइट पढ़ा था हमने, ठीक है, और हमने प्यूमाइस पढ़ा था हमने, डोलेराइट पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने सेडिमेंट्री में भी पढ़ा था, सैंडस्टोन पढ़ा था हमने, लाइमस्टोन पढ़ा था हमने, इसमें जिप्सम पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये सबसे अब कौन सी मेटामॉर्फिक चट्टानें बनेंगी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब बेसाल्ट का रूप बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेनाइट का रूप बदलेगा मेटामॉर्फिक बनेगी तो क्या कहलाएगा, सैंडस्टोन से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, लाइमस्टोन से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। इस टेबल को आप जरूर याद करेंगे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है दोस्तों, पक्का कंफर्म गारंटीड 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको रट लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्या, सबसे पहले एक तरफ लिखी है मैंने कौन सी, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, और इनसे बनने वाली हम आगे देखेंगे कौन सी, मेटामॉर्फिक रॉक। समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इग्नियस और सेडिमेंट्री में सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कौन सी थी, सेडिमेंट्री थी। सेडिमेंट्री का भी हमारे कौन सा, फ्रेगमेंटल वाला था, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक होती है। अब इससे कौन सी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, तो सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बनती है। कौन सी, क्वार्ट्जाइट बनती है, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक लिखी है बच्चे ने, क्वार्ट्जाइट में आएगा आपका। क्वार्ट्जाइट मतलब क्या होता है, ZITE, क्वार्ट्जाइट, ठीक है, क्वार्ट्जाइट आएगा यहाँ पर। क्वार्टाइज, ये क्वार्टाइज लिख दिया बच्चे ने मिस्टेक से, कोई बात नहीं, क्वार्ट्जाइट बनती है। और देखो यहाँ पर 2 चीज़ होती है, हमने क्वार्ट्ज पढ़ा था पीछे, QUARTZ, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आप सभी ने देखा, क्वार्ट्ज क्या थी आपकी, मिनरल था, खनिज था। तो क्वार्ट्ज जो होता है वो मिनरल होता है, क्वार्ट्जाइट आपकी रॉक होती है। क्वार्ट्ज मिनरल होता है, क्वार्ट्जाइट रॉक होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्वार्ट्जाइट रॉक कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो सैंडस्टोन से बनती है। दूसरा हमने ग्रेनाइट पढ़ा था। ग्रेनाइट क्या था हमारा, इग्नियस रॉक था जो कि प्लूटोनिक था, जमीन के नीचे जमा हुआ था, ठीक है। ग्रेनाइट से कौन सी रॉक बनती है, नीस बनती है। ग्रेनाइट से नीस बनती है, जी हाँ, साइलेंट रखते हैं,
GNIESS, नीस पढ़ते हैं इसको, ठीक है, नीस या नीज पढ़ देते हैं कुछ लोग। समझ आ रहा है। अब बात करते हैं मार्बल, जिसे आप संगमरमर कहते हैं। तो आप बताइए मार्बल का निर्माण किससे होता है? मार्बल जानते हैं ना, संगमरमर जो घरों में लगा होता है, आपने देखा होगा। तो मार्बल का निर्माण होता है दोस्तों लाइमस्टोन, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, जिप्सम, डोलोमाइट या फिर मार्ल, इन चारों से आपका मार्बल बन सकता है। मेन आपको लाइमस्टोन और जिप्सम तो याद रखना ही है। मार्ल और मार्बल एक जैसे लग रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा मार्ल से क्या बनेगा? मार्बल। लाइमस्टोन चूना पत्थर, ये भी केमिकल था हमारा, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक थी ना ये, जिसका हमें फॉर्मूला पता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, क्या होता है? CaCO3। जिप्सम आपका कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। तो इन सब से, जिनमें कैल्शियम आ रहा है, इन सब से क्या बनेगा? मार्बल बन जाएगा आपका। समझ आ रहा है। तो आपका मार्ल, लाइमस्टोन, जिप्सम और डोलोमाइट, इनसे मार्बल बनता है। इसके अलावा आपका सेल होता है, सेल आपको पढ़ाया था ना, सैंडस्टोन में सेल बताया था आपको। तो सेल से क्या बनता है? सेल से सिस्ट बनता है या फिर स्लेट बनता है। स्लेट जानते हैं, जिस पर आप लिखते थे बचपन में, आप अगर पढ़े होंगे कभी प्राइमरी स्कूल में, तो वहाँ पर स्लेट लेके जाते थे बच्चे, जैसे पट्टी कहते हैं आप गांव की लैंग्वेज में, स्लेट, ठीक है, स्लेट, SLATE, स्लेट। तो स्लेट का निर्माण किससे? सेल से होता है। सेल एक चट्टान का टाइप है, उससे स्लेट बनती है, मेटामॉर्फिक। इसके बाद आपकी सिस्ट भी बन जाती है सेल से। इसके अलावा सिस्ट और किससे बनती है? तो डोलेराइट और बेसाल्ट से भी सिस्ट बनती है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, प्लीज़ करके इन्हें रिक्वेस्ट है आप सभी से याद कर लें। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा कहीं भी, ठीक है। तो आपको इधर जो बना रखे हैं ये सभी क्या है आपके? ये वाले, ये सभी आपके मेटामॉर्फिक रॉक हैं। कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक किस इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, ये आप सभी को उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। ध्यान से पढ़ेंगे, इजीली याद हो जाएगा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, आपके एमसीक्यूज लगाएंगे हम, ठीक है। तो एमसीक्यूज में सब कुछ रट जाएगा अच्छे से। समझ आ रहा है। स्टार्टिंग है, थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूँ मैं, इसके बाद आगे जाके स्पीड पकड़ लेंगे फिर, ठीक है। फिर मेन पॉइंट को टिक करते चलेंगे। नोट पॉइंट मैंने आपको पीछे बताया था। अभी क्या बताया था मैंने आपको पीछे? ये क्वार्ट्ज जो होता है आपका मिनरल होता है, और क्वार्टाइज जो आपकी क्वार्टाइज रॉक होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो क्वार्ट्ज मिनरल है और क्वार्ट्जाइट आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है, जो कि सैंडस्टोन से प्राप्त होती है। ये आपको पीछे बता ही चुके हैं हम। मेटामॉर्फिक भी आपके दोस्तों दो टाइप की होती हैं, एक होती है फोलिएटेड, एक होती है नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड का मतलब क्या? ऐसी कोई भी चट्टान, जैसे चट्टान बनी है, हमारा मन कर रहा है हम इस चट्टान को हम एक्स अक्ष की डायरेक्शन में काटना चाहते हैं, हम यहाँ से इसको काट करके इतना पोर्शन इसका बाहर निकालना चाहते हैं। तो ऐसी कोई भी चट्टान जिसको हम किसी एक निश्चित दिशा में अलग कर सकें, तो वो तो आपकी फोलिएटेड होती है। और जिसको किसी भी दिशा में काट के निकाल दो तो वो आपकी कैसी होती है? नॉन फोलिएटेड होती है। समझ पा रहे हैं। तो फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड कौन सी होती है, आपको समझ आ गया होगा। इस रॉक की सतह को हम क्या करते हैं? किसी भी एक निश्चित दिशा में अलग कर सकते हैं, तो वो आपकी फोलिएटेड हो जाएगी। और जिसको एक तो निश्चित दिशा में अलग करेंगे फोलिएटेड, और एक किसी भी दिशा में अलग करेंगे तो आपकी कौन सी होगी? नॉन फोलिएटेड होगी। जैसे मार्बल और क्वार्ट्जाइट होते हैं, ये नॉन फोलिएटेड होते हैं। और नीज और स्लेट और सिस्ट थे, ये कैसे थे आपके? ये फोलिएटेड थे। अच्छा, मैं एक बार फिर से पूछूँ आप सभी से, देखते हैं बता पाते नहीं। नीज जो होता है, नीज ये कौन सी चट्टान से मिला था हमें? तो ये ग्रेनाइट से मिला था। ग्रेनाइट हमारी प्लूटोनिक रॉक थी। स्लेट मिलता है हमें सेल से, सिस्ट भी हमें सेल और बेसाल्ट से मिलता है, ठीक है। मार्बल हमें लाइमस्टोन से मिला था, लाइमस्टोन कह दो, वो क्या नाम, मार्बल कह दो आप। इसके अलावा जिप्सम कह दो, मार्ल, गलत बोल गए फिर से, सॉरी, क्या मार्ल से कह दो मार्बल बनेगा, लाइमस्टोन से मार्बल बनेगा, जिप्सम से मार्बल बनेगा, है ना। इन सब से हमारा मार्बल बनता है। क्वार्ट्जाइट किससे बनता है? सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बनता था। ये सभी मेटामॉर्फिक थी, ठीक है ना, याद हो गया होगा। आगे केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जियोलॉजिकल पूरा खत्म हुआ, केमिकल। अब छोटे छोटे क्लासिफिकेशन है, इजीली समझ में आ जाएंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया सिलिशियस। सिलिशियस मतलब सिलिका में, तो जिनमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी। सिलिका दोस्तों हम SiO2 को कहते हैं, SiO2 को। जिनमें सिलिका की मात्रा होगी उसे सिलिशियस कहते हैं। तो ऊपर जो चट्टान है हमने पढ़ी थी, क्योंकि हमें पता है ये चट्टान भी हमारी किससे मिलती है, हमारी जो ये चट्टान है ऊपर वाली जियोलॉजिकल की ही चट्टान होंगी ये भी, बस इनको नाम अलग अलग रख दिया। जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है उनको सिलिका वाले पार्ट में ला दिए हम। जिनमें हमारी उसकी चूना की मात्रा ज़्यादा होगी उनमें चूना की उसमें ला देंगे उसको, चूना वाली श्रेणी में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको अलग अलग, जिनमें मृतिका की मात्रा ज़्यादा होगी उनको मृतिका वाली श्रेणी में ला देंगे। तो ऊपर वाले ही नाम आएंगे, याद रखना है आपको। इसमें सिलिका में चट्टान कौन सी होंगी? सिलिका, SiO2। तो SiO2 में क्या आएंगे आपके? सबसे पहले तो S फॉर सिलिका होता है, S फॉर सैंडस्टोन होता है। सैंडस्टोन याद रखेंगे, सिस्ट याद रखेंगे, दो तो ये हो गई आपकी। इसके अलावा बेसाल्ट और ग्रेनाइट याद रखनी है आपको। कौन सी? बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो आपकी जो 3 है शुरू वाली, कौन कौन सी? बेसाल्ट, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, ये आपकी सिलिशियस होती हैं। ग्रेनाइट में भी सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, बेसाल्ट में भी और सैंडस्टोन में भी, ठीक है।
अब इनसे जो मेटामॉर्फिक बनी थी उनके नाम भी लिख देंगे। बेसाल्ट से सिस्ट बना था, ग्रेनाइट से नीज बना था, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बना था। तो इस तरह आपको 6 एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। समझ आ रहा है? सिलीसियस खत्म। आर्जिलिसियस का मतलब क्या है? इस प्रकार की जो रॉक होती है इसमें दोस्तों एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होती है। मृत्तिका में, चट्टान में एल्यूमिना ज़्यादा होता है, Al2O3 की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जिसमें एल्यूमिना ज़्यादा होता है वो कौन सी चट्टान होती है? तो कंकर होता है आपका, एक सेल होता है। इसके अलावा लेटेराइट, लेटेराइट भी याद कर लेंगे, लेटेराइट पूछा जाता है। लेटेराइट कौन सा है? तो इसमें हो सके तो एक ही याद करना आप, सिर्फ लेटेराइट। लेटेराइट हमारा कौन सा है? आर्जिलिसियस है। ठीक है, आर्जिलिसियस हमारा लेटेराइट होता है, मृत्तिका में लेटेराइट होता है। समझ पा रहे ना आप? गुड। आगे कैलकेरियस में कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होगा, यानी चूने की मात्रा ज़्यादा होगी। यानी इस प्रकार की चट्टान में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट किस में होगा? यस, कम ऑन बताइए। एक तो लाइमस्टोन हो गया, चूंकि इसका फॉर्मूला ही होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके बाद जिप्सम हो गया, कैल्शियम सल्फेट, इसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है CaCO3। इसके बाद मार्बल, इन दोनों से मिलकर क्या बनता था? मार्बल बनता था। मार्बल वाली श्रेणी के जितने थे ना सबको लिख दो इसमें, आप सबको लिख दो। क्या क्या थे इसमें? मार्बल किससे मिलकर बना था? आपका लाइमस्टोन से मिलकर बना था, जिप्सम से बना था, मार्ल से बना था और डोलेराइट से मिलकर के मार्बल बना था। तो मार्बल भी इसी में आ जाएगा। तो मार्बल वाली सीरीज के जितने एग्जाम्पल थे सब आपके कैलकेरियस रॉक होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की। तो फिजिकल भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक आपका परतदार होता है, यानी स्ट्रेटिफाइड। परतदार से मतलब क्या है? ऐसी कोई चट्टान जिसको हम अलग अलग लेयर्स में बांट सकते हैं। तो ये चट्टानें आपकी ऑब्वियस सी बात है लेयर्स में बांटेंगे आपको तो अच्छी होंगी, यानी कि हम इसको अच्छे घर के सजावटी कार्य में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं आसानी से। तो ये आपकी सैंडस्टोन होती हैं और लाइमस्टोन होती हैं। सैंडस्टोन से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनी थी? हमारी क्वार्टजाइट बनी थी, इसलिए इसका एग्जांपल मतलब क्वार्टजाइट भी हो जाएगा। लाइमस्टोन से कौन सी बनी थी? मार्बल बनी थी, तो मार्बल भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो 4 एग्जांपल इसके हो गए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट, मार्बल। एक पास लिख के याद करना, इजी रहेगा, एग्जाम्पल ही पूछेगा ज़्यादातर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अनस्ट्रेटिफाइड कौन सी होती है? तो आपको ऊपर भी बताया था मैंने। अनस्टडीफाइड इग्नियस रॉक जो होती हैं पूरी तरह से अनस्टडीफाइड होती हैं, जिनको हम परत में नहीं बांट सकते। तो इसमें इग्नियस के सभी एग्जाम्पल लिख देना। इग्नियस के एग्जाम्पल कौन से थे? जो बाहर वाली सतह पे मिल रहा था बेसाल्ट था, जो बाहर से थोड़ा सा अंदर मिल रहा था यानी कि हाइपोवाइसल जो था वो डोलेराइट था, और जो बिल्कुल नीचे मिल रहा था जिसे हम प्लूटोनिक कहते हैं वो ग्रेनाइट था। तो तीनों एग्जाम्पल इसमें इग्नियस वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब आपका क्लासिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब कुछ हम पत्थर से रिलेटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं जो जिनसे क्वेश्चन पूछता है। अब स्पीड को बहुत मेंटेन रखेंगे और आने वाले 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे लेक्चर। देखो, सबसे पहले बात करते हैं क्वायरी किसे कहते हैं। क्वायरी, क्वायरी मतलब होता है दोस्तों जिस जगह से हम पत्थर को, कोई चट्टान है आपके पास, यहाँ कोई चट्टान खड़ी हुई है, आप चट्टान के जिस स्थान से हम पत्थर को प्राप्त कर रहे हैं उस स्थान को हम कह देंगे क्वायरी। क्या कह देंगे? क्वायरी। ठीक है ना। इसके बाद क्वायरिंग किसे कहते हैं? क्वायरी और क्वायरिंग में अंतर होता है। अगर क्वायरी कहा है तो हम क्या याद रखेंगे? स्थान की बात कर रहा है, यानी जिस स्थान से पत्थर को प्राप्त करते हैं उसे क्वायरी कहते हैं। क्वायरिंग क्या है? तो क्वायरिंग होता है पत्थर को प्राप्त करने की विधि, हमने किस विधि से पत्थर को प्राप्त किया है उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे दोस्तों क्वायरिंग। ठीक है, क्वायरिंग होती है विधि और क्वायरी होती है पत्थर को प्राप्त करते हैं जहाँ से वो स्थान। याद रहेगा दोनों में। आगे क्वायरी शेप, क्वायरी शेप का मतलब क्या है कि क्वायरिंग द्वारा जो हमें पत्थर प्राप्त हुआ है, कोई पत्थर हम प्राप्त कर लिए तो इस पत्थर में पहले स्टार्टिंग में थोड़ी नमी रहती है, तो उसके अंदर जो नमी होती है उसी को सैप बोलते हैं, SAP सैप। तो क्वायरिंग के बाद प्राप्त स्टोन में उपस्थित नमी को हम क्वायरिंग सैप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें ड्रेसिंग। ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या जो हम ड्रेसिंग करते हैं पत्थर को सुखाने से पहले करेंगे या सुखाने के बाद करेंगे, ये पूछा जाता है। सुखाने को हम टेक्निकल टर्म में सीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, सीजनिंग। ठीक है, तो ड्रेसिंग किसे कहते हैं? ड्रेसिंग मतलब जानते हैं ना, जैसे आप लोग अच्छी ड्रेस पहन लेते हो तो आप अच्छे लगने लगते हैं, तो वैसे ही पत्थर को भी ड्रेस नहीं पहनानी है आपको। पत्थर को क्या करना है? उसको काटना छोटे छोटे मतलब साइड से। जैसा कोई पत्थर है, टेढ़ा मेढ़ा था ये, ऐसे था पत्थर, आपने क्या किया? इसको एक अच्छी सी शेप देनी है, मतलब गोल पत्थर आपको प्राप्त करना है। तो आप क्या करेंगे? इसके गोल पत्थर प्राप्त करने के लिए बाहर की जितनी बेकार सतह थी उसको काट के बाहर निकाल देंगे। तो क्या किसी भी पत्थर को एक निश्चित शेप और साइज जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी थोड़ी सी कटाई छटाई कर देते हैं, तो इसको हम ड्रेसिंग कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? ड्रेसिंग बहुत सिंपल है। ड्रेसिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टोन की कटाई छटाई करके उससे एक निश्चित शेप और साइज का
पत्थर प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ सुनते रहिए, अब तो इतना आसान है, आगे का सब सुनने से ही याद हो जाएगा। ड्रेसिंग स्टोन की सीजनिंग से पहले की जाती है, सीजनिंग से पहले, यानी पत्थर को सुखाने से पहले ड्रेसिंग करते हैं। अगर पत्थर सूख गया तो उसको तोड़ने में, काटने छाटने में बहुत दिक्कत आएगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी, कभी कभी चोट भी लग सकती है आपको, ठीक है। इसीलिए पहले सीजनिंग बाद में करते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी नमी रहती है ना, सैप जब उसमें उपस्थित होता है तभी हम उसकी ड्रेसिंग कर लेते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग करने के बाद में इसकी सीजनिंग कर लो, सीजनिंग मतलब सुखा लो इसको। तो स्टोन में उपस्थित नमी को निकालने की विधि को हम सीजनिंग कहते हैं। सीजनिंग, पत्थर की सीजनिंग में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, लगभग हम 6 से 12 महीने तक पत्थर की सीजनिंग करते हैं, बहुत लंबा समय है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है टाइम भी। पत्थर को जब हम ड्रेसिंग कर देंगे, पहले हमने क्या किया, क्वायरी मतलब जहाँ से पत्थर तोड़ना से वहाँ से पत्थर तोड़ के लाएंगे। जिस विधि से पत्थर तोड़ेंगे, विधि पढ़ेंगे आगे भी हम कौन कौन सी विधि से पत्थर को तोड़ा जाता है, जिस विधि से तोड़ेंगे उसको क्वायरिंग कहेंगे, ठीक है, क्वायरिंग। इसके बाद शेप होता है, उसमें नमी होती है टूटने के बाद पत्थर में कुछ, उस नमी को सुखाने के लिए हम सीजनिंग कह दिया हमने। और सीजनिंग से पहले हमने ड्रेसिंग की थी, क्योंकि पत्थर की कटाई छटाई कर ली, हमें जिस शेप का पत्थर चाहिए, जिस शेप और साइज का, उसमें उसको कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। अब सीजनिंग जब हम करते हैं, पत्थर को सुखाते हैं, तो वो 6 से 12 महीने के लिए सुखाते हैं, कितने, 6 से 12 महीने के लिए, ठीक है। सीजनिंग के बाद स्टोन के सरफेस पे क्रिस्टलेटिक, यानी क्रिस्टल जानते हैं ना आप सभी, हीरे में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टलेटिक लेयर बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पत्थर टिकाऊ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, समझ आया। आगे क्रशिंग की बात करते हैं। क्रशिंग क्या होता है, क्रश मतलब तोड़ना होता है ना, क्रशिंग मतलब तोड़ना, तो स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को हम क्रशिंग कहते हैं। आगे आता है सीजनिंग। सीजनिंग मतलब होता है और ज़्यादा छोटा तोड़ देना उसको, ठीक है, नहीं, सीजनिंग मतलब छानना होता है, सॉरी, सीजनिंग मतलब छानना। आपने जो पत्थर तोड़े हैं उनको हम अलग अलग साइज़ के बड़ी बड़ी चालनी लेते हैं, पत्थर छानने की चलनी आती है अलग से, बहुत बड़ी बड़ी होती है, उनमें छेद होते हैं, उन छेद के साइज़ के हिसाब से इसको छानने लगते हैं हम। तो उस छेद के साइज़ से जो पत्थर नीचे निकल जाते हैं, कह देते हैं इस साइज़ से छोटे साइज़ के हो गए, अलग हो गए पत्थर। दूसरे वाले पत्थर को मोटे छेद की चालनी से छानते हैं, मोटे वाले पत्थर अलग हो जाते हैं। तो क्या करेंगे हम, अलग अलग साइज़ के पत्थर को करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको स्क्रीनिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रशिंग के बाद स्टोन को अलग अलग साइज़ में बांटने या छानने की क्रिया को स्क्रीनिंग कहते हैं, समझ आया। अब आगे बात करते हैं हम क्वायरिंग के मेथड की, यानी हम जो क्वायरिंग करते हैं, क्वायरिंग का नाम मैंने आपको क्वायरिंग के बारे में पहले बता दिया था। क्वायरिंग क्या होता है, क्वायरिंग होता है पत्थर को प्राप्त करने की विधि। अब कितनी विधि से आप पत्थर प्राप्त कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। सबसे पहले कोई चट्टान है, कोई बहुत मुलायम चट्टान है, तो आप उसको खुदाई करके ही उससे आप पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। गलती से भी हार्ड चट्टान के पास मत पहुंच जाइएगा फावड़ा लेके उसे खोदने, चोट खा जाएंगे आप, ठीक है। मुलायम चट्टान को हम एक्सकेवेशन या फिर डिगिंग मेथड से क्वायरिंग कर सकते हैं उसकी, यानी यह मेथड कम गहराई में स्थित और कम हार्डनेस वाली सॉफ्ट स्टोन के लिए उपयुक्त की जाती है, खुदाई विधि। नॉर्मल सी बात है, जिप्सम दोस्तों हमारा मुलायम होता है थोड़ा सा, और लेटेराइट भी मुलायम होता है, इसीलिए जिप्सम और लेटेराइट को हम डिगिंग मेथड से प्राप्त कर सकते हैं, सिंपल मेथड। आगे हीटिंग मेथड। हीटिंग मतलब गर्म करके, पत्थर को गर्म करके कैसे, तो पढ़िए इसमें, इस मेथड का यूज उन चट्टानों के लिए करते हैं जिनके अंदर ताप सहने की क्षमता कम होती है। नहीं, हाँ, नहीं यार, कम नहीं, कम क्यों होगी, अगर ताप सहने की, हाँ कम होगी तभी तो टूटेंगे, सही है। यानी कि हाँ, इस मेथड का यूज हम कब करेंगे, उन चट्टानों के लिए करते हैं जिनके अंदर ताप सहने की क्षमता कम होती है, यानी कम ताप सहेंगे, गर्म कर देंगे जल्दी से टूट जाएंगी वे, समझ आ रहा है ना, टूट जाएंगे तो अलग हो जाएंगी टूट के, सिंपल। आगे देखिए अगला, इसमें कौन सी, ग्रेनाइट और नीज जो होते हैं आपके, ग्रेनाइट तो आप जानते ही हैं, ग्रेनाइट आपका प्लूटोनिक रॉक है जो इग्नीस का टाइप था, इसी से हमारा मेटामॉर्फिक नीज बन गया था। तो ग्रेनाइट याद हो गया, समझो नीज भी याद हो गया। तो ग्रेनाइट जो होता है उसमें ताप सहने की क्षमता थोड़ी कम होती है, इसीलिए ग्रेनाइट को हम हीटिंग मेथड से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आगे वेजिंग। वेजिंग मतलब होता है क्या, वेज हमारे पास एक उपकरण होता है, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है, वेज मतलब जानते हैं ना, छेनी टाइप से होता है। इसको क्या करते हैं हम, जो चट्टान होती है चट्टान की दरार में फंसा देते हैं और ऊपर से इस पर फिर क्या करते हैं, हथौड़ा बजाते हैं और चट्टान अलग कर देते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा है इसमें, वेजिंग मेथड का यूज हम स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए करते हैं, यानी जो महंगी रॉकें होती हैं उनको हम वेजिंग मेथड से निकालते हैं। महंगी को क्यों निकालते हैं, क्योंकि वेजिंग मेथड में क्या होगा, हम लेयर बाई लेयर तोड़ सकते हैं इनको, अलग अलग लेयर्स में हम इनको बांट सकते हैं। बीच में हथौड़ी लगा दो दरार में, और उसमें नहीं, छेनी लगा दो बीच में, हथौड़े से तोड़ते रहो, अलग हो जाएगी चट्टान आपकी। इसको वेजिंग मेथड कहते हैं, ठीक है ना, फन्नी या पच्चड़ विधि हिंदी में कहते हैं, समझ आ रहा है। तो जो महंगी चट्टानें जितनी है, मार्बल महंगी होती है, जिप्सम होती है, लेटेराइट है, सेल है महंगी, और स्ट्रेटिफाइड जो लेयर्स में होती है, इनको हम वेजिंग मेथड से अलग कर लेंगे, ठीक है। नाम सुनते रहिएगा, आपको देखते ही याद आएगा एग्जाम में।
चैनलिंग मेथड, चैनल जानते हैं आप सभी, नाली को कहते हैं चैनल। नाली बना देंगे पत्थर के अंदर, पहले नालियाँ बना बना के निकालेंगे पत्थर को, ठीक है। तो इस मेथड में रॉक को चैनल की सहायता से काट कर ब्लॉक्स में यानी चैनल की सहायता से काट कर बड़े बड़े ब्लॉक्स में प्राप्त करते हैं। यस, जब आपके पास पत्थर है, कोई चट्टान है ये वाली कोई, इसमें आपने क्या किया, यहाँ पर कोई चैनल बना दिया बीच में। सपोज आपने यहाँ पर क्या किया, चैनल बना दिया, चैनल इस तरह से कहीं पे भी बना लो चैनल, आप नाली सी बनाकर और इसको पत्थर को काट कर अलग कर दे रहे हैं, बीच में से नाली बना दो कहीं से भी। तो उस तरह से चैनल बना करके जब काटेंगे आप, तो उससे क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर प्राप्त होंगे, जिसका यूज हम डैम बनाने में करते हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग मेथड, ब्लास्टिंग का मतलब बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा, ब्लास्टिंग कभी भी हम महंगे पत्थर की नहीं करेंगे, क्योंकि महंगे पत्थर की ब्लास्टिंग करेंगे तो टूट फूट में हमारा बहुत पत्थर वेस्ट हो जाएगा। तो ये पत्थर, उस पत्थर की हम इसको ब्लास्टिंग से करेंगे क्वायरिंग, उस पत्थर की क्वायरिंग करेंगे ब्लास्टिंग मेथड से, जो महंगे नहीं होते हैं, सस्ते जो होते हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, जो बहुत कठोर होंगे, जिनकी हम खुदाई भी नहीं कर सकते, चैनल भी नहीं बना सकते, बैजिंग भी नहीं कर सकते, तो उस केस में ब्लास्टिंग करेंगे। तो कठोर चट्टान की ब्लास्टिंग करते हैं हम, ब्लास्टिंग, ठीक है। एंड कॉस्टली रॉक की ब्लास्टिंग नहीं करते, क्योंकि ये महंगा होता है। अब ब्लास्टिंग करेंगे तो कौन कौन से विस्फोटक हम यूज करेंगे ब्लास्ट करने के लिए, तो विस्फोटक याद रखेंगे। एक तो आपका क्या होता है, ब्लास्टिंग पाउडर होता है, ठीक है, ब्लास्टिंग पाउडर, इसके द्वारा हम करते हैं। ब्लास्टिंग पाउडर किस किस से मिलकर बना होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप लिख दीजिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट से, सल्फर से और चारकोल पाउडर से मिलकर बना होता है। हालांकि ट्रिक वगैरह लिखी है ये, लेकिन अभी के लिए टाइम कम है तो इसे छोड़ते हैं, ठीक है। बाद में आप याद कर सकते हैं ट्रिक वगैरह को। जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा, है टाइम बहुत हो गया। ब्लास्टिंग जिलेटिन, दूसरा विस्फोटक है ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिंग जिलेटिन, तीसरा गन कॉटन है, चौथा डायनामाइट है। ये सब विस्फोटक के नाम दे रखे हैं, डिप्लोमा में इतना नहीं पूछेगा आपसे, इसे आप स्किप कर सकते हैं, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे ये। अब दोस्तों बात करते हैं, थोड़ा ये पूछ सकता है आपसे, सबसे पावरफुल जो आपका एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है, वो कौन सा है। तो जो आपका ब्लास्टिंग जिलेटिन होता है वो सबसे ज़्यादा विस्फोटक होता है, इसके बाद गन कॉटन एंड इसके बाद डायनामाइट, ठीक है। तो ब्लास्टिंग जिलेटिन बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है, पूरी एक चट्टान को तोड़ सकता है, ठीक है, पूरी चट्टान को तोड़ सकता है, समझ पा रहे हैं। तो ये क्या होता है आपका सबसे ज़्यादा खतरनाक विस्फोटक है ये। इसके बाद गन कॉटन, फिर डायनामाइट, समझ आया। अब आगे देखेंगे आप, और भी नाम दे रखे हैं, जैसे कार्डाइट, ये कोरडाइट है आपका, रॉक है, ये सब विस्फोटक के नाम हैं। अब ब्लास्टिंग में जो उपकरण यूज होते हैं उनका नाम सिर्फ आप याद कर लीजिएगा। जैसे पहला होता है जंपर। हम जंपर का यूज कैसे करेंगे, जब हम ब्लास्टिंग कराएंगे दोस्तों, तो हम इस टूल से क्या करेंगे, जब हम गड्ढा करते हैं, होल करते हैं, तो होल करने के लिए हम इसका यूज करेंगे जंपर का। जंपर में मिट्टी, ये जहाँ छेद होता है ना इसमें, जब आप इसको गड्ढे में डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपकी मिट्टी इसके अंदर भर भर के आ जाती है, बाहर निकल जाती है। तो गड्ढा करने के लिए हम क्या करेंगे, जंपर का यूज करेंगे, ठीक है। तो पूछा गया जंपर किस में यूज करते हैं, जंपर किस में करेंगे, ब्लास्टिंग में। ब्लास्टिंग क्या है, ब्लास्टिंग क्वायरिंग का एक मेथड है, तो जंपर का यूज हम क्वायरिंग में करते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है, जंपर। इसके बाद दूसरा हमारा होता है स्क्रैपिंग स्पून। स्पून मतलब चम्मच होती है। तो जो हमने होल किया है, उस होल को दोस्तों साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रैपिंग स्पून का यूज करते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं, मिट्टी निकालेंगे, साफ करते रहेंगे गड्ढे को, समझ आ रहा है। इसके बाद हमारी प्राइमरी नीडल होती है। नीडल मतलब सुई होती है। सुई का मतलब क्या है, जब हम दोस्तों फ्यूज बनाते हैं, फ्यूज मतलब जानते हैं, जैसे आपने पटाखे देखे हैं, पटाखे दिवाली पे जो आप छोड़ते हैं, उनकी जो आगे को बाती निकली होती है उसको फ्यूज कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूज को, जब हम फ्यूज को उसमें डालेंगे होल में, तो होल में डालने के लिए क्या करेंगे, हम फ्यूज के लिए एक होल अलग बनाते हैं, ठीक है। तो उस होल को बनाने के लिए हम नीडल का यूज करेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो फ्यूज को डालने के लिए एक छोटा होल बनाया जाता है, तो छोटे होल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीडल का, एक तो बड़ा होल हो गया आपका ये मेन वाला होल, इसके अंदर भी एक छोटा सा होल बनाएंगे जिसमें बाती लगा देंगे हम अपनी, ठीक है। उसके लिए हम प्राइमरी नीडल का यूज करते हैं। डिपर होता है। डिपर मतलब गड्ढे को और ज़्यादा डीप करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। टेम्परिंग रॉड होती है। टेम्परिंग मतलब जो आप विस्फोटक भरेंगे गड्ढे में, उसको कूटने के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप टेम्परिंग रॉड का यूज करते हैं, कभी भी गलती से भी ये लोहे की न बनी होनी चाहिए, किसी मेटल की नहीं होनी चाहिए। अगर ये धातु की बनी होगी तो आप मर जाएंगे पक्का, वहीं पे भाई विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए यानी कि सॉरी, इतना गलत वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। मतलब टेम्परिंग में क्या होगा, अगर आप टेम्परिंग किसी भी मेटेलिक रॉड से करते हैं, तो मेटेलिक रॉड से टेम्परिंग करने पर क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए टेम्परिंग रॉड हमेशा नॉन फेरस मेटल की होनी चाहिए। कैसी, नॉन फेरस की, लोहे, जिसमें लोहे की मात्रा कम हो। लोहे से विस्फोट बहुत तेजी से होता है, ठीक है ना।
तो इसीलिए क्या होना चाहिए, नॉन मेटल का होना चाहिए, नॉन फेरस मेटल का होना चाहिए। नॉन फेरस मेटल कौन से आपके, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, इन सब की छड़ आप ले सकते हैं। इनसे जब आप विस्फोटक को कूटेंगे तो आपका विस्फोट नहीं होगा। अगर आपने फेरस मेटल का ले रखा तो विस्फोट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे नोट पॉइंट है क्या, स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम रफ ड्रेसिंग के लिए करते हैं। जब हम किसी भी स्टोन की नॉर्मली ड्रेसिंग करते हैं रफली, तो उसके लिए हम स्पेलिंग का यूज करते हैं। स्पेलिंग एक हैमर होता है, हालांकि पूरा नाम लिखना चाहिए था, स्पेलिंग हैमर का यूज हम रफ ड्रेसिंग के लिए करते हैं। और एक क्रॉस कट सा होता है, क्रॉस कट सा मतलब कुल्हाड़ी जैसी होती है, कुल्हाड़ी जो हार्ड स्टोन को काटने के काम में आती है। तो ये दोनों नोट पॉइंट पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इनको। ठीक है, आगे फ्यूज किसका बना होता है, फ्यूज के बारे में पूछा है यहाँ, फ्यूज किसका बना होता है। तो फ्यूज का पास के रेशे को हम अगर ब्लास्टिंग पाउडर का यूज करके दोनों को मिला करके जलरोधी तार ऊपर से उसका लेप कर देंगे तो उससे फ्यूज बन जाता है। ठीक है, फ्यूज के जलने की जो दर होनी चाहिए वो 1 मिनट में 60 सेंटीमीटर तक जलना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से, ताकि आप फ्यूज में आग लगा के दूर भाग जाए वहाँ से। समझ आ रहा है ना। तो फ्यूज के जलने की दर 60 सेंटीमीटर पर मिनट की होती है और फ्यूज का कार्य होता है आग को ब्लास्टिंग होल तक पहुँचाना। ठीक है, आगे डेटोनेटर होता है, इन सबको छोड़ सकते हैं, आपके काम का नहीं है। LLR आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे ड्रेसिंग आप समझ ही चुके हैं। ड्रेसिंग का मतलब आप जान चुके हैं ना पीछे, पत्थर को क्या करते हैं, निश्चित शेप और साइज प्रदान करने को हम ड्रेसिंग कहते हैं। आगे ड्रेसिंग में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। एक आपका स्पेलिंग हैमर होता है, स्पेलिंग हैमर से हम रफ ड्रेसिंग करते हैं। एक आपका क्रॉस कट सा होता है, इससे हम कटिंग हार्ड स्टोन की कटिंग करते हैं। ठीक है, अब ड्रेसिंग के टाइप अलग अलग होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन सब को छोड़ सकते हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा। जितना मेजर पार्ट था स्टार्टिंग में हम करा चुके हैं, बाकी जितना पार्ट रह गया दोस्तों इसका आप थ्योरी में खुद से पढ़ने की अगर आप अब आगे कोशिश करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब आप आगे PDF से पढ़ेंगे, मैं क्लास को और बड़ी नहीं करना चाहता जिससे कि आप बोर हों। स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी है कैसे पढ़ना है आपको, तो अब इजीली PDF से आप पढ़ेंगे भी तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके टेस्ट बता देता हूँ, स्टोन के टेस्ट, क्योंकि इसके टेस्ट से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो हम पहला टेस्ट पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, यानी जल अवशोषण परीक्षण। पानी जो है आप जो स्टोन है आपका कितना पानी एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस टेस्ट द्वारा स्टोन में उपस्थित वॉइड्स में जल अवशोषण क्षमता को ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है दोस्तों, एक निश्चित शेप और साइज का हम पत्थर लेते हैं, पत्थर को लेंगे पहले, इसके बाद पत्थर को हम थोड़ा सा पहले सुखा लेंगे। अगर उसमें कोई नमी होगी तो हम इसको ओवन में 105 ± 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे सुखाते हैं। सुखा के नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसका वेट W1 ले लेते हैं। इसके बाद हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें पानी भरा होता है, इस पानी में हम 24 घंटे के लिए अपने पत्थर को डाल देते हैं। ठीक है, पत्थर पड़ा हुआ है पानी में, दिख रहा है आपको, पानी में डाल दिया। अब इसको आप बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के सुखाएंगे नहीं, बल्कि आप एक कपड़े को लेकर के इससे ऊपर से पोंछ देंगे ताकि बाहर का पानी आपका अलग हो जाए वहाँ से, सरफेस के ऊपर का। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसका वेट कर लेंगे W2 वेट क्या है, इसमें पत्थर का वेट भी आ गया, पानी का वेट भी आ गया आपका। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है पानी कितना सोखा है इसने, तो पानी की मात्रा निकालिए। कैसे निकालेंगे आप, तो ऊपर जो हमारा W2 था इसमें हमारा पानी भी था और पत्थर भी था। W2 में से हम W1 घटा देंगे, जो पत्थर का वेट था हमारा पानी का वेट आ जाएगा, तो पानी का वेट ऊपर आ गया आपका निकल के, और नीचे हमारा कौन सा है, पत्थर का वेट है। दोनों के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आ जाती है। क्वेश्चन जो आपको नोट में लिखा है इसको रट लीजिए, समझो पूछा ही जाएगा आपसे हर हाल में। सिर्फ ये आपको याद करना है क्या, एक अच्छे इमारती पत्थर के लिए वाटर, उसकी स्टोन की जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, अच्छे पत्थर की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ईंट पढ़ाया था, ईंट में आपको क्या बताया था, मैंने कहा था ईंट की जो होती है फर्स्ट क्लास के लिए 20%, सेकंड क्लास के लिए 22%, थर्ड क्लास के लिए 25% होती है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। लेकिन पत्थर की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, किसी भी टाइप का पत्थर हो, अगर वो अच्छा पत्थर है जिसे हम बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, तो वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे एब्रेशन टेस्ट है। एब्रेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, एब्रेशन मतलब होता है उसकी हार्डनेस पता करना, यानी बियरिंग रेजिस्टेंस। अगर आप पत्थर को खुरचते हैं तो वो कितना आप इसको सह लेता है, अपघर्षण परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। एब्रेशन टेस्ट कौन सी मशीन से करते हैं, डोरी टेस्टिंग मशीन से करते हैं, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। डोरी टेस्टिंग मशीन से तो स्टोन की करते हैं। ठीक है, एब्रेशन या हार्डनेस भी कह सकते हैं आप।
हार्डनेस टेस्ट या एब्रेशन टेस्ट डोरी टेस्टिंग मशीन द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर आपसे कह दे एग्रीगेट आप आगे कंक्रीट में पढ़ते हैं सिविल वाले बच्चे, कंक्रीट के जो वो होते हैं ना कंपोनेंट जो होते हैं घटक जिनसे मिलकर कंक्रीट बनता है उनको एग्रीगेट कहते हैं। तो एग्रीगेट का अगर हम करते हैं एब्रेशन टेस्ट तो हम लॉस एंजल मशीन द्वारा करते हैं। कौन सी? लॉस एंजल मशीन। और पत्थर की हार्डनेस हम डोरी टेस्टिंग मशीन से करते हैं। इतना आप इसमें याद रखेंगे। प्रोसेस आप छोड़ सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका प्रोसेस, ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक आप ये याद रख सकते हैं, घर्षण गुणांक का मान अगर 0 से 14 है तो सॉफ्ट स्टोन होगा, 14 से 17 के लिए मीडियम हार्ड स्टोन होता है, और 17 से अधिक के लिए वो हार्ड होता है, यानी मीडियम स्टोन। सॉफ्ट होगा 0 से 14, 14 से 17 मीडियम, 17 से अधिक हार्ड होगा। आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कैसे करते हैं पत्थर का? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो हम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक हम आभासी विशिष्ट गुरुत्व मान लेते हैं। तो आप इस टेस्ट को चाहे तो पढ़ लीजिएगा, चाहे तो स्किप कर दीजिएगा। इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो आपको मैं बता दूंगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो हमारा क्या है, स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो किसी भी पत्थर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.5 से 3 तक होती है। आपको ऑप्शन में देगा 2.5 से 3 तक, तो आप टिक कर देंगे। किसी पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है दोस्तों वो 2.5 से लेकर 3 तक होता है। इसकी यूनिट नहीं होती, केवल 2.5 से 3 तक कह देंगे आप, ठीक है। 2.6 दे दे, 2.7 दे दे, 2.9 दे दे, तो आप इसके बीच में टिक कर देंगे इजीली, ठीक है। आगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें हम, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का प्रोसेस आप पढ़ लीजिएगा अपने से। मैं सिर्फ इसका नोट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। नोट पॉइंट जो लिखे हैं समझो क्वेश्चन है अपने आप में। तो कोई भी अच्छा अगर पत्थर होगा तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? 100 MPa। कितनी? 100 है ये, ठीक है। पीछे वाला पॉइंट गलत है, वो 100 MPa। MPa मतलब मेगा पास्कल होता है, जिसको हम न्यूटन पर mm² भी कहते हैं। तो अच्छे पत्थर की अगर आपसे वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पूछेगा तो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछेगा तो 100 न्यूटन पर mm² से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है? आगे इम्पैक्ट टेस्ट की बात करें तो इम्पैक्ट टेस्ट कौन सी मशीन से करते हैं? तो पेज इम्पैक्ट मशीन द्वारा करते हैं, ये पूछा जाता है। समझ आ रहा है? आगे बाकी जो प्रोसेस है आप खुद से रीड कर सकते हैं, टाइम हो तो बाकी छोड़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। समझ पा रहे हैं? और एक चीज़ ध्यान रखेंगे क्या कि इम्पैक्ट टेस्ट में हम क्या बताते हैं? तो इम्पैक्ट टेस्ट में हम दोस्तों टफनेस ज्ञात करते हैं, ये भी पूछा जाता है। क्या निकालते हैं? टफनेस निकालते हैं इम्पैक्ट टेस्ट के द्वारा। ये दो छोटे छोटे दो एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप इनको याद कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। इनसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन। आगे हमारा एट्रीब्यूशन टेस्ट है। तो एट्रीब्यूशन टेस्ट आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे इसके द्वारा हम इसके द्वारा बियरिंग रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, जो हम किससे निकाल रहे थे? एब्रेशन टेस्ट से निकाल रहे थे। हार्डनेस भी निकाल सकते हैं, टफनेस भी निकाल सकते हैं। डेट मीन्स अगर हमने एट्रिशन टेस्ट कर लिया तो हमें फिर ना तो इम्पैक्ट टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पैक्ट टेस्ट से हम टफनेस बता रहे थे, इम्पैक्ट टेस्ट से क्या बता रहे थे? टफनेस। तो हमें इम्पैक्ट टेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, हमें एब्रेशन टेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम क्या बता रहे थे? बियरिंग रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस बता रहे थे। तो हमें एट्रिशन टेस्ट करने के बाद फिर ना इम्पैक्ट टेस्ट की जरूरत पड़ेगी ना एब्रेशन टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। कौन सी मशीन से करते हैं? तो हम डेवल टेस्टिंग मशीन से करते हैं एट्रिशन टेस्ट। इनके मशीनों के नाम और किसके द्वारा क्या ये ज्ञात करते हैं, इसको लिख लीजिएगा टेस्ट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। यही पूछे जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाकी प्रोसेस आपसे नहीं पूछेगा, MCQs पूछेगा तो, ठीक है ना। इसलिए याद रखना है आपको। बाकी ये सब मेथड दे रखा है, बहुत बड़ा है, आगे तक आप छोड़ सकते हैं, इतना नहीं पढ़े। आगे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है, टिकाऊपन ज्ञात करते हैं। तो टिकाऊपन के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं ये पूछा जाता है। ड्यूरेबिलिटी के अंदर एक एसिड टेस्ट आता है, मतलब पत्थर को हम एसिड में डाल देंगे, उसके बाद पता करेंगे कैसा है पत्थर आपका। तो प्रोसेस आपके पास टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा, बाकी याद रखेंगे ड्यूरेबिलिटी के लिए एसिड टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक स्मिथ टेस्ट भी करते हैं हम। इसके अलावा एक और टेस्ट है हमारा, कौन सा? क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो ये आपके कुछ टेस्ट थे, इन टेस्टों को आप पढ़ सकते हैं। फ्रीजिंग भी, ये सब किसके टेस्ट हैं आपके? ये सब हमारे टेस्ट हैं किसी भी पत्थर की अगर हम ड्यूरेबिलिटी बता रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो ये आपका स्टोन का मैंने लगभग सभी टॉपिक्स आपको एक बार रिवाइज करा दिए हैं अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गए होंगे। 25 पेज का ये PDF था, जिसमें से स्टार्टिंग वाला पार्ट मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। टेस्ट में मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं, इसके टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं टेस्ट के लिए, तो उनको आप एक बार याद रखेंगे, ठीक है। तो लगभग मैंने आपको 1 घंटे में ये थ्योरी पार्ट इसका कवर करा दिया है। इसके अलावा दोस्तों 1-2 पेज और आपको मैं कराने वाला हूँ, इस PDF में नहीं है, अलग से है।
क्योंकि पत्थर जो हमने पढ़े हैं, पत्थर के यूज भी हमसे पूछे जाएंगे, सिलेबस में दे रखा है आपके में, जनरल इंजीनियरिंग में और बीएमसी में। तो मैं थोड़ा सा आपको किसके पत्थर जो थे हमारे, ग्रेनाइट हो गया, नीज हो गया, मार्बल हो गया, इन सब के यूज और देख लेंगे बस 5 मिनट सिर्फ, उसके बाद पूरा लेक्चर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं पत्थर के यूजेज की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम ग्रेनाइट का यूज, ठीक है। ग्रेनाइट जो हमारी रॉक पत्थर होता है उसका यूज कहाँ करते हैं हम। तो पहली चीज़ ध्यान रखना, ग्रेनाइट का यूज़ दोस्तों हम सामान्य कार्यों में नहीं करेंगे, ये सामान्य होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया, सामान्य, ठीक है। किस में यूज करेंगे हम इसका, सामान्य कार्यों में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। तो जो आपकी ग्रेनाइट चट्टान होती है उसका नॉर्मल कार्यों में कभी यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कॉस्टली होती है। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद और चट्टान देखते हैं अपनी हम, और चट्टान कौन कौन सी है हमारी यहाँ पर। ग्रेनाइट हम समझी गए, ठीक है। किसमें हम नॉर्मल कार्य में यूज नहीं करेंगे इसका। किस में कर सकते हैं ग्रेनाइट का यूज, हम डैम में कर लेंगे, महंगा है। ब्रिज में कर लेंगे, ब्रिज के जो पियर्स बने होते हैं ना, ब्रिज के जो आपको खंबे दिखाई देते हैं किसी पुल के, गंगा जी पे या किसी और नदी पर कोई पुल बना हुआ है, तो उस पुल के जो पियर्स होते हैं, जो कॉलम होते हैं, खड़े रहते हैं, आपको दिखते हैं स्तंभ, वो सब आपके ग्रेनाइट पत्थर के ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप महंगे कार्यों में यूज करेंगे इसको, कॉस्टली होता है बहुत, सस्ते कार्यों में, सामान्य कार्यों में यूज नहीं करते ग्रेनाइट का। आगे नीज का यूज कहाँ करते हैं, तो नीज का जो यूज करते हैं दोस्तों हम, कोई भी छत है आपकी, तो छत की पेविंग में हम नीम इसका यूज करते हैं। नीज का पेविंग मतलब क्या है, छत के ऊपर जो हमारी टॉप लेयर होती है ना, उस टॉप लेयर में हम नीज का यूज करते हैं, क्योंकि ये पानी को टपकने से रोकता है। इसके अलावा हम रब्बल मैसनरी में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। नीज का यूज समझ आ रहा है, तो हमारा रब्बल मैसनरी में नीज का यूज करते हैं। और अगर हमें एस्लर मैसनरी करनी होगी तो उसमें हम ड्रेस्ड स्टोन का यूज कर लेंगे, ठीक है। ये रब्बल में अनड्रेस्ड स्टोन होता है और एस्लर में क्या होता है, ड्रेस्ड। मतलब रब्बल मैसनरी एक ऐसी मैसनरी होती है जिसमें हम पत्थरों को क्या करते हैं, पत्थरों को बिना ड्रेसिंग के ही यूज कर लेते हैं, तो हमारी रब्बल मैसनरी होती है। और एक एस्लर मैसनरी होती है, एस्लर चिनाई कहते हैं हिंदी में, तो इसमें हम ड्रेस स्टोन का यूज करते हैं। बाकी आपको नीज का याद रखना, नीज जो होती है हमारी वो रब्बल मैसनरी में यूज की जाती है, और छत की पेविंग करने में भी इसका यूज करते हैं। इसके बाद बेसाल्ट की बात करें, बेसाल्ट में आपने देखा होगा, जो रोड पे आपने देखा, रोड पे जो बेलास्ट बनते हैं, बेलास्ट मतलब क्या हो गया, बिलास्ट नहीं है, बेलास्ट मतलब कंकड़ पत्थर का यूज करते हैं सड़क बनाने में, तो उसमें हम क्या करते हैं, बेसाल्ट का यूज कर लेते हैं। बेसाल्ट से बेलास्ट याद रखिएगा आप, ठीक है। तो बेसाल्ट का यूज हम बेलास्ट के रूप में करते हैं, मतलब रोड बनाने में करते हैं इसका यूज, ठीक है। जहाँ कंक्रीट बनती है हमारी, उसमें भी इसका यूज कर लेते हैं। आगे बात करें क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट जो होता है दोस्तों हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेदर प्रूफ होता है। मतलब मौसम का अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तो ये उसको रोक देगा, मौसम का बाहरी इफेक्ट पड़ता है ना, तो उसको रोक देता है आपका क्वार्टजाइट। तो इसीलिए जो आपका वेदर प्रूफ के रूप में जब मौसम से बचाव के लिए जो जिस पत्थर का यूज करते हैं वो हमारा क्वार्टजाइट होता है। क्लियर। आगे बात करें किसकी, इसका यूज हम रबल मैसनरी में भी कर लेते हैं। आगे स्लेट आप सभी जानते हैं, जो आप जिस पर आप लिखते थे बचपन में, प्राइमरी स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तख्ती जो बनी होती थी तो वो आपकी डैम्प प्रूफ होती थी। तो स्लेट का यूज हम डीपीसी में भी कर लेते हैं, ठीक है। डीपीसी घरों में जो लगी होती है डैम्प प्रूफ के रूप में। इसके अलावा हम वाटर प्रूफ में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं, तो वाटर प्रूफ के रूप में और डीपीसी के रूप में स्लेट का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड रूफ कवरिंग में भी हम स्लेट का यूज करते हैं। लाइम स्टोन का यूज किस में करेंगे, तो लाइम स्टोन चूना पत्थर आप सभी जानते हैं, पुट्टी बनाने में करते हैं, सीमेंट में या फिर पुट्टी बनाने में हम लाइम स्टोन का यूज कर लेते हैं। तो कुछ मेन स्टोन थे जिनके मैंने आप सभी को यूज बता दिए हैं। आई थिंक एक आध और होगा अभी, यस कुछ और है। मार्बल का यूज, मार्बल आप सभी जानते हैं, ज़्यादातर जो भी अमीर लोग होते हैं उनके घरों में लगे होते हैं मार्बल, यानी कि सजावटी कार्यों में इनका यूज करते हैं। तो इसका यूज हम ऑर्नामेंटल वर्क्स में करते हैं, ठीक है। सजावटी कार्यों में हम मार्बल का यूज करते हैं। इसके अलावा कई बार बिजली के जो बोर्ड बने होते हैं ना, मार्बल के बोर्ड भी होते हैं बिजली वाले, तो बिजली के बोर्ड जो बने होते हैं जिनमें आप मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसे वाले बोर्ड देखें आप सभी ना, तो बिजली के जो बोर्ड होते हैं वो भी मार्बल के बने होते हैं। कंपैक्टेड सैंडस्टोन, यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। कंपैक्टेड सैंडस्टोन का जो हम यूज करते हैं दोस्तों, वो हम फायर प्रूफ के रूप में करते हैं। किसमें, फायर प्रूफ, आग बुझाने के लिए, आग से रोकने के लिए, ठीक है ना। आपकी बिल्डिंग में अगर कंपैक्टेड सैंडस्टोन लगा हुआ है तो उसमें आग लगने के चांस कम रहेंगे, यह फायर प्रूफ होता है, ठीक है। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को कहते हैं, ये कुछ पॉइंट लिखे हैं आगे नीचे, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा इनको।
वीडियो को पॉज करके जो मेन स्टोन थे वो आपके कवर हो गए सभी। यूज भी मैंने आपको बता दिए, एक बारी फिर से आप अगर वीडियो को डबल स्पीड में देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से कवर होंगी, ठीक है। वीडियो की स्पीड डबल करके दोबारा से रिवाइज कर लेना, उसके बाद PDF भी पढ़ लेना, तो आपका स्टोन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ, अगले ही सेशन में क्या लेके आने वाला हूँ, इसका MCQs, ठीक है। MCQ जितने भी बनेंगे 50, 60, 100 जितने भी MCQ स्टोन के बनते हैं सभी MCQs हम सिंगल क्लास में कर लेंगे जस्ट इसके बाद ही, ठीक है। इसके बाद मैं लाइव भी आपको करा दूंगा, फिर बाकी जितना बचेगा एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कल तक आपको प्रोवाइड कर दें, क्योंकि परसों आपके एग्जाम ही है, परसों से स्टार्ट एग्जाम, तो फिर आप अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका एग्जाम होगा। और आपको बिल्ड उसका अप्लाइड मैकेनिक्स का मैराथन क्लास बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें एक से लेके यानी पहले से लेके अंतिम चैप्टर तक के लगभग 250-300 MCQs रहेंगे। उस मैराथन क्लास को देख करके जरूर जाएं, आपकी चीज़ें सभी रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। तो एक बार आप देख करके जाएंगे क्लास को, और आपके लिए अभी से ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।